हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण प्रवेश श्रृंखला को हमने स्टार्ट किया है, जिनमें 13 वीडियो हो चुके हैं, 13 वीडियोज हो चुके हैं। एक दूसरी श्रृंखला भी है जिसका नाम है प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, उसका यह तीसरा वीडियो है। जिन साथियों ने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में उसको अरेंज कर दिया गया, चैनल पर जाके उसे देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आप पहले अटेम्प्ट करिएगा, खुद से अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फिर पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक कहता है, खसरा का संयुक्त रूप खेतौनी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, खेतौनी का संयुक्त रूप खसरा होता है। अब दोस्तों बताइए, ये सही है या ये सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, आप बताइए। हाँ, तो ये पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है, मानी ये वाला सही है, ये गलत है। अब होता क्या है, देखिए आगे एक्सप्लेनेशन में हमने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए। खसरों का कलेक्शन जो होता है, खसरों का कलेक्शन वो खेतौनी कहलाता है। अब इसको समझाने के लिए अगर हम बात करें तो जो खेतौनी है, खेतौनी, इसको एक हम लोग फाइल मान लेते हैं, फाइल। ठीक है, फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो एक पेज जो होगा वो खसरा कहलाएगा, और जो खेतौनी होगा पूरी फाइल का रूप जो होगा वो खेतौनी होगा। ठीक है, अब इसको और एग्जाम्पल, जो ज़मीनी स्तर पर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक राम भैया हैं जिनकी खेतौनी का मतलब क्या होगा, राम की कुल ज़मीन, चाहे जितनी जगह बिखरी हुई हो। ठीक है, जैसे मान लो ये गांव है, राम जी का गांव है। ठीक है, ये इस साइड राम का ए वाला चक पड़ा हुआ है, यही साइड कुछ दूरी पे बी वाला चक पड़ा हुआ है, मतलब चक का नाम दे रहे हैं हम। ये इस साइड में से सी चक पड़ा हुआ है, इधर ही डी चक पड़ा हुआ है। तो देखिए, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे जब बात करेंगे इस वाले क्षेत्र का, तो इसका कहेंगे खसरा है। ठीक है, फिर इसका बात करेंगे, खसरा है, इसका खसरा, इसका खसरा, माने चारों चकों का तो एक एक खसरा बन जाएगा। लेकिन जब चारों खसरों को एक ही फाइल में नत्थी कर दिया जाएगा तो उस फाइल को कहा जाएगा भैया राम की खेतौनी है ये। ठीक है, यही है इसका मतलब। फिर आगे देखते हैं, इसमें ये गलत लिख उठा है दोस्तों, ये लिखा है कालम, कालमों की संख्या। इसमें कालमों की संख्या 13 होती है या 14 होती है। देखिए दोस्तों, आपको कभी 13 और 14 दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ये वही वाली बात हो गई कि लास्ट में जो 13वां खाना होता है उसी में से सब सेक्शन बना दिया जाता है। ठीक है, ये 13th मान लें, बहुत लोग मान लें इसको 13 मान लेंगे, तो ओवरऑल यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे से 13 खाना हो जाएगा। अगर बहुत लोग इसको 13 ना मानते हैं तो इसको कहते हैं ये 13वां है, ये 14वां है, जबकि ये 14वां जो है वही 13वां से ही जन्मा हुआ है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आप 13 को टिक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, फिर अगला है, इसे हर 6 वर्षों में अपडेट किया जाता है। किसे, इस खेतौनी को। ठीक है, इस खेतौनी को हर 6 वर्ष में अपडेट किया जाता है। ठीक है, और जो, हाँ, ये जो अपडेट होता है वो केवल और केवल लाल स्याही से होता है, लाल स्याही से ही होता है केवल। मतलब अगर कहीं खेतौनी में आपने लाल स्याही ऐसे लिखा हुआ देखा तो समझ लीजिए इसका अपडेट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा द्योतक चिन्ह नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकता है बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा ट्रेन की पटरी, ऑप्शन बी ट्रेन, नहर, बिजली के खंभे। बताइए, सोचिए इसमें। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसका उत्तर होगा ट्रेन। भाई देखिए, ट्रेन एक जगह खड़ी थोड़ी ना रहती है। सीमा द्योतक चिन्हों का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई खेत है, तो खेत ये आज के 10 साल बाद भी देखा जाएगा तो यहाँ पे कोई सीमा द्योतक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। मतलब जो नक्शा होता है उसी के एकदम कॉर्नर पे लिख दिया जाता है कि ये फलाने का खेत, इस जगह पे एक खंभा था, यहाँ से लेके अगली तरफ एक नहर था, खंभे और नहर के बीच में फलाने का खेत था। ठीक है, तो यही होता है सीमा द्योतक चिन्ह। कौन कौन,
ये खंभा और ये वाला नहर, यही होगा सीमा द्योतक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रेन की पटरी तो स्थिर होती है भाई। आज भी देखो तो ट्रेन की पटरी अगर यहाँ से गुजरी है तो 10 साल बाद भी यहीं गुजरी रहेगी, 15 साल बाद, 50 साल बाद भी यहीं से गुजरी रहेगी। ठीक है, तो ये बना सकते हैं हम लोग सीमा द्योतक चिन्ह। अब ट्रेन की बात करें, ट्रेन भैया आज यहाँ है, कल अगले स्टेशन पे होगी, अगले स्टेशन पे होगी। ठीक है, तो ऐसे में कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नहर, नहर स्टैटिक होता है, स्थायी होता है, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बिजली के खंभे, ये भी स्टैटिक होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज गड़ गया फिर कल अगले दिन देखेंगे तो हम लोग मतलब खंभा आगे जगह पे खिसक गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन ट्रेन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलते आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 20 में सही था, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। आगे देखते हैं। किसान वही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है हम लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, लेखपाल द्वारा तैयार की गई एक दस्तावेजी पुस्तक कौन, ये किसान वही। ठीक है, होती है कि नहीं आप बताइए। फिर ऑप्शन बी है, किसान की खेती का प्रकार, खेत का प्रकार, चक संबंधी विवरण, चक के मात्रा संबंधी विवरण आदि का उल्लेख होता है। किसमें, इसमें होता है कि नहीं आप बताइए। फिर प्रत्येक किसान के पास होती है, ये किसान भाई प्रत्येक किसान के पास होती है, आप बताइए होती है कि नहीं होती है। फिर आगे ये देखते हैं, यदि किसान चाहे तो शुल्क देकर लेखपाल से इसे प्राप्त कर सकता है, बताइए कौन सा सही है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये वाला ऑप्शन सी। ये प्रत्येक किसान के पास नहीं होती, अगर किसान के पास होती तो वो शुल्क देकर बेचारा लाता क्यों, ये पहले बताइए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये, माने यही ऑप्शन गलत है। और हमसे पूछा भी गया था कौन सा असत्य है, तो हमने सही चूज कर लिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेखपाल द्वारा तैयार की गई दस्तावेजी पुस्तक होती कौन, वो किसान बही। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, किसान की खेती का प्रकार इसमें लिखित होता है। खेत कैसा है, मतलब बंजर है क्या, उसमें बो सकते हैं, मतलब अरहर की खेती उसमें बढ़िया से होती है कि गन्ने की खेती होती है कि धान की खेती, ये सब खेत का प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चक संबंधी विवरण लिखेंगे। ठीक है, मतलब चक कितना, उसका कितना बिगहा है, ये सब जो है मात्रा उसकी संबंधी विवरण। ठीक है, ये सब उसमें लिखित रहता है। आगे देखते हैं, यदि कोई किसान चाहे तो कभी भी एनी टाइम शुल्क दे करके किसान बही को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, किसान द्वारा दिया गया यह शुल्क, माने जो ये शुल्क देकर प्राप्त करता है, ये वाला शुल्क प्रदेश के राजस्व में जमा होगा। ऐसा नहीं कि लेखपाल भैया अपने जेब में रखेंगे, समझ रहे हैं ना आप, ये प्रदेश के राजस्व में जाएगा। जो भी 100, 200, 10, 20 रुपये किसान देगा वो प्रदेश के राजस्व में जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, बताइए। ये तो आपका जनरल नॉलेज भी है, बताइए इस समय कौन सा है। 29 राज्य केंद्र शासित 7 प्रदेश हैं, या 14-4 हैं, या 28-8 हैं, या 28-9 है, बताइए। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 28 और 8। 28 तो राज्य हैं इस समय वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28वां राज्य, 28वां एक्चुअली कहना गलत होगा, 29वां राज्य जब कहेंगे तो तेलंगाना हुआ करता था। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया था, जिससे 29 से घट के राज्यों की संख्या 28 हो गई है। ठीक है, तब 28वां राज्य अगर पूछा तो ये कोई प्रश्न बनने वाला प्रश्न नहीं है ना। 29वां राज्य पूछ सकता है जो कि तेलंगाना था, लेकिन जब राज्यों की संख्या ही घट गई है तो अभी 28 ही राज्य वो हो गए हैं ना। ठीक है, तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसके कुछ जानकारी ले लीजिए। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, नो नीड टू एक्सप्लेन। आगे देखते हैं, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड है। बताइए, भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, भारत राज्यों का संघ
होगा। ये कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है बताइए, आप बताइएगा ज़रूर, मैं कमेंट में आपका प्रतीक्षा करूँगा, आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, यह कथन कौन से आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, ये पॉलिटी का सवाल है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, पूरे भारत में लगभग 707 जिले हैं, मतलब 707 जिले हैं। ये हमारे पिछले मतलब जो पहले प्रश्नों की श्रृंखला की जो पहली सीरीज थी उसमें ये सवाल आया हुआ था, तो उसके एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट में हमने लिखा था, ठीक है। 707 जिले हैं, तो ऐसे रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों। 707 जिले हैं। आंध्र प्रदेश 13 जिलों को पास करने का विधेयक पास कर दिया है अपने विधानसभा में, उसको अगर पास हो जाते हैं तो 720 जिले हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक नया जिला आंवला बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। जिले का नाम क्या रखने का प्रस्ताव है, आंवला। आंवला यही जो प्रतापगढ़ का फेमस होता है आंवला, ठीक है, यही नाम भी है उसका। ये 7,935 सिटीज़ हैं भारत में, शहर हैं, और लगभग 6,40,000 से प्लस, मतलब गाँव की संख्या एग्जैक्ट नहीं है, 6,40,000 से प्लस ही हैं गांव भारत में, ठीक है। भारत गांवों का देश है। अगला पॉइंट हमारा, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84 है, 68.84। इसको मोटा मोटा हम लोग मान सकते हैं 70%, माने 100 में से 70 लोग तो गांव में बसते हैं, 30 ही लोग जो है शहर में बस रहे हैं। तो इसी वजह से ना कह रहे हैं भारत ग्रामीणों का देश है, हाँ यही वजह है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कृषि प्रधान गांव की विशेषता नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा है यहाँ पे, नहीं है। ऑप्शन ए हमारा, कृषि एवं पशुपालन जीविका का मुख्य साधन होता है। बताइए गैर कृषि प्रधान गांव में ये होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तब सही हो जाएगा, लेकिन अगर विशेषता नहीं पूछ रहा है ना तो हमारा ये हो जाएगा कि वो नहीं होना चाहिए, वो वाला पॉइंट, ठीक है। अगला हमारा बी पॉइंट है, कुल जनसंख्या का बहुत कम भाग ही कृषि में संलिप्त होता है। बाढ़, सूखा, बंजर आदि की वजह से गैर कृषि प्रधान गांव बन जाते हैं। जीविका हेतु शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगरी, मजदूरी आदि साधन होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आपने सही सोच रखा था पहले से ही, ये ए होगा। तो हम ये बताइए, हम ये पढ़ते क्यों हैं, ये नीचे ये सबकी विशेषता होती हैं ये सब, ठीक है, यही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप लोग जब सुनेंगे ना तो वो आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसमें फीड होता जाएगा, ठीक है। तो सुना करिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं कि गांव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है कृषि प्रधान गांव, नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग कृषि में लिप्त होते हैं। दूसरा है गैर कृषि प्रधान गांव, जहाँ पे कृषि में नहीं लिप्त होते हैं। नहीं लिप्त होंगे तो क्या करेंगे, कारीगरी करेंगे, शिल्पकारी करेंगे, दस्तकारी करेंगे, ये सब जो होती है, और मूर्ति कला में पारंगत होंगे। बाकी अपना टाइम, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सरकार के ही दिए गए राशन पर निर्भर करेंगे, कुछ ना कुछ काम वो जीविका चलानी है तो करेंगे, ठीक है। अगला है औद्योगिक गांव, जिस गांव में कोई ना कोई उद्योग फल फूल रहा हो, ठीक है, उस गांव को औद्योगिक गांव बोलेंगे, ठीक है। अगला है उपनगरीय गांव, ऐसे गांव जो नगर से 15-20 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, उसे बोलेंगे उपनगरीय गांव। मतलब एक नगर होता है, एक उपनगर होता है। उपनगर का मतलब समझ रहे हो, जो नगर हो सकता है भविष्य में कुछ ही सालों में नगर बन जाए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं उपनगरीय गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति निर्धनता से संबंधित नहीं है। नहीं देखा, नहीं है, बताइएगा। लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, फेरवानी समिति। तो बताइए कौन सी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये तीनों हैं और ये वाली नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। फेरवानी समिति बात करते हैं, है कौन से समिति फिर, तो आगे देखते हैं। ये बहुत सारी समितियों हमने लिख दिया है, इसको एक मिनट देख लेते हैं। ये तीनों जो समितियां हैं, ये तीनों समितियां गरीबी से संबंधित हैं। हमने पिछले जो थियरी वाली क्लास थी हमारी उसमें डिस्कस किया है। तो इन सब का अगर डिटेल से जाना, क्योंकि लंबे लंबे थे, इनका ऑप्शन में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसको उसमें जाके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हम इस वाले एक्सप्लेनेशन में कुछ नई समितियों के बारे में बता देते हैं आपको।
देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब आगे हमारे आने वाले लेक्चर्स का टॉपिक होगा, ठीक है। अशोक मेहता समिति, पंचायती राज व्यवस्था। LM सिंघवी समिति, पंचायती राज व्यवस्था। माने ये जो तीनों समितियां हैं ये पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति था, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति को सुझाया था। ये जो अशोक मेहता समिति था ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाया था। LM सिंघवी समिति ये भी त्रिस्तरीय को ही बढ़ावा दिए थे। LM सिंघवी समिति, ठीक है, ये त्रिस्तरीय को ही बढ़ावा दिए थे। इसी के बाद एक और GBK राव समिति आई थी, उसको हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि सब कुछ वैरायटी वाइज लिखना चाह रहे थे। GBK राव समिति थी, ठीक है। तो ये भी जो है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। हमारा चौथा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन। ये हम लोग बहुत पढ़ते होंगे ना कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य ये किसने जुड़वाया था, तो ये पक्का हम लोग ये डायरेक्ट यहीं का नाम पढ़ते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन में ही तो जोड़े गए थे भैया, ठीक है ना। अब ये देखते हैं 5वां हमारा विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति किस चीज़ से संबंधित है, कर सुधार से है, ठीक है। चिलैया समिति ये भी कर सुधार से है, ठीक है। बस इसका नाम जानते रहिए, अभी नाम जब सुने रहेंगे तो एक आध सवालों में कभी और एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। बस ऐसी चीज़ें रिवीजन से ही याद होती हैं। फेरवानी समिति, सेबी सेबी की स्थापना, जो ऑप्शन में था हमारा, ऑप्शन डी जो था वो सेबी की स्थापना, सेबी SEBI, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1988 में हो गई थी, अधिनियम 1992 में आया था। ये कौन सा झोल हो गया भैया, मतलब 1988 में बिल्डिंग तो बन गई थी, ठीक है, लेकिन अधिनियम नहीं, माने उसको सरकारी ढांचा नहीं प्रस्तुत किया गया था। वो कब आया, अधिनियम कब आया, फिर 1992 में आता है सेबी का अधिनियम। जब 1992 में सेबी का अधिनियम आ गया तो मतलब अब जो है अगर सेबी के साथ कोई फ्रॉड करेगा समझ लो उसको फिर जेल वोल भी होगी। इसी 1992 के जस्ट एक साल पहले 1991 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है। स्कैम 1992 वाला जो फिल्म है, तो 1991 में किया गया था वो स्कैम, 1992 में उस स्कैम को हाईलाइट हुआ था, ठीक है। तो जब सेबी का अधिनियम नहीं था कोई, तभी तो फ्रॉड कर पाए। सोचिए आप, अगर अधिनियम होता तब वो कहाँ से फ्रॉड कर पाते, ठीक है। ये सेबी का स्थापना कौन सी समिति, फेरवानी समिति, ठीक है। फेरवानी समिति, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा, उसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। अगला है दोस्तों हमारा कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति क्यों फेमस है, ये नई शिक्षा नीति के लिए फेमस है। अभी हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के लिए कौन सी समिति, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की समस्याओं के अंतर्गत नहीं, माने आपको बताना कौन सी ग्रामीण समस्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। पहला आधारभूत ढांचों का अभाव, ये तो था, हमने पढ़ा था। ऋणग्रस्तता, ये भी था। उच्च उत्पादकता, बाल विवाह। आप बताइए, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा बहुत लोगों को, उच्च उत्पादकता था कि निम्न उत्पादकता था। हाँ, होना लाजमी भी है, यही हमारा ऑप्शन भी सही है। ये यहाँ पे निम्न उत्पादकता होता था, ठीक है। हाँ दोस्तों, बाकी तीनों ये होती हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये तीनों समस्याएं होती हैं, ये उच्च उत्पादकता नहीं होता है। ये तो पॉजिटिव बता रहा है, ये समस्या कहाँ होगा भाई। फिर आगे देखते हैं होती कौन कौन सी समस्या, हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की समस्याएं, आधारभूत ढांचों का अभाव होता है, ऋणग्रस्तता होती है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, शहरों की ओर पलायन होता है, साक्षरता का अभाव होता है सब कुछ, ये सब समझे हम। बाल विवाह होता है, निम्न उत्पादकता, ये देखिए निम्न उत्पादकता होती है, ठीक है। आशा करते हैं सब समझ में आ रहा होगा, आपको रिकॉल हो रहा होगा आपका। बात करते हैं जरीब किसे कहा जाता है, जरीब किसे कहा जाता है, ये एक बार जनरल नॉलेज में पूछा गया था, ठीक है। ये जो KBC होता है,
केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने ये सवाल पूछा था, जरीब किसे कहते हैं, मतलब क्या है ये। तो ठीक है, ये हमने सवाल बनाया है। एक प्रकार का भूमापक यंत्र है, जरीब की बात करें। एक प्रकार का पद हुआ करता था ये, एक प्रकार का विभाग होता है ये, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए आप। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आपने सही विकल्प चूज किया। एक प्रकार का भूमापक यंत्र है। ठीक है, कौन करता था इसको? शेरशाह सूरी के ज़माने में यूज होता था। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के शासन के दौरान जरीब एक प्रकार का भूमापक यंत्र हुआ करता था। ठीक है, पटवारी प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी, किंतु उसे ऊंचाइयों तक ले जाने का काम अकबर ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। टोडरमल शेरशाह सूरी तथा अकबर दोनों के दरबार में राजस्व मंत्री का पद संभाले हुए थे। ठीक है, ये सब रिवीजन हो रहा है आपका। उत्तर प्रदेश में इस पद को पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था, किंतु चौधरी चरण सिंह जी आए और नाम लेखपाल कर दिया। किसका? इस पटवारी का नाम उठा के लेखपाल कर दिया। नहीं अच्छा लग रहा था भाई, उनको पटवारी से लेखपाल कर दिया। किसने किया? चौधरी चरण सिंह जी ने। ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? आप बताइए। ये करंट अफेयर्स को हमने जोड़ दिया क्योंकि ये सब्जी उत्पादन ये सभी कृषि से ही रिलेटेड है। तो आप बताइए, प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, आठवां, बताइए आप। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ये करंट अफेयर में चर्चा में था हाल ही में अभी। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सब्जी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की गई। ठीक है, फिर अगला है, साथ ही फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे, माने फल उत्पादन में कहेंगे तो फिर आंध्र प्रदेश है, और सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। दोनों प्रदेश ही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सब्जी है, फल नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना कभी। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? सिंचाई किससे होती है? मैक्सिमम सिंचाई ट्यूबवेल से होती है, नहर से होती है, तालाब से होती है, या कुआं से होती है? बताइए आप। हाँ, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाने वाला सवाल है, मतलब अब तक नहीं पढ़े थे। अब बताइए। हाँ दोस्तों, ट्यूबवेल होती है। बहुत लोग सही भी सोच लिए होंगे, ट्यूबवेल होती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सिंचाई का कार्य नलकूप का अंग्रेजी में ट्यूबवेल बोला जाता है। ठीक है, ट्यूबवेल या नलकूप द्वारा किया जाता है, तथा 19% नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, 19% नहरों के द्वारा होती है। ठीक है, और बचा 1%। तो 1% कहाँ से होता है भैया? टैंकों से होता है, झीलों से होता है, या अन्य स्रोत, अन्य कोई भी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे होती है 80, 19 और 1। 80 ट्यूबवेल से होता है, 19 नहरों से होता है, 1 टैंक, झील या अन्य से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नलकूप के बाद नहर, कुएं और टैंक स्रोत है, मतलब नलकूप के बाद दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही है भाई, 80% के बाद डायरेक्ट 19% पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हैं? भैया, पूर्वी यमुना नहर है, उत्तरी गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर प्रणाली और शारदा नहर प्रणाली। ये 4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है, नहर होती हैं, नहरें ये हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।